तो दोस्तों नमस्कार। ऑन माय यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2021 के 10वें और अंतिम पेपर जो कल सुबह होना है उसके लिए अंतिम तैयारी कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर, जिसमें हम 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसमें से पहला वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सेकंड भी अपना महत्व रखता है। तो उनको ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी पूरा देखें। और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इस प्रकार बीएसटीसी से जुड़े हर एक वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तो इसमें हमने 10वें पेपर सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु समाविष्ट किए हैं, जैसे शिक्षा में तकनीकी व शिक्षा की तकनीकी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संप्रेषण, फिर निगमन विधि है, फिर यूरिस्टिक विधि है। तो इसके बारे में 5E मॉडल हैं। इस प्रकार के प्रश्न हमारे वीडियो में शामिल हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। और ये प्रश्न आपके लगभग 6 नंबर वाले प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए इसे। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या मटेरियल है। तो हमारे वीडियो में प्रमुख शामिल टॉपिक हैं संप्रेषण, जिसकी हम देखेंगे परिभाषा, आवश्यकता क्या पड़ी, फिर लाभ क्या हैं, सीमाएं क्या हैं और इसके प्रकार कितने हैं। अगला प्रश्न होगा अपना कि शिक्षा में तकनीकी व और शिक्षा की तकनीकी में क्या क्या अंतर हैं प्रमुख रूप से। अगला है प्रश्न वो होगा 5E मॉडल से संबंधित। 5E मॉडल शिक्षण पद्धति या शिक्षा विधि से संबंधित एक मॉडल है जिसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है ह्यूरिस्टिक शिक्षण विधि से संबंधित, जिसका अर्थ उसमें शिक्षक की भूमिका, लाभ, दोष व सीमाएं देखेंगे। अगला प्रश्न निगमन विधि क्या है दोस्तों, इसका अर्थ है, लाभ हैं, दोष हैं, देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, इसमें आपके बड़े वाले प्रश्न कवर होने वाले हैं। और पिछले वीडियो भी ज़रूर देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट खोलकर, जिसमें पहले वीडियो में हमने पूरी बुक से परिभाषाएं व शॉर्ट फॉर्म्स को शामिल किया है, जिससे आप लाभान्वित होने वाले हो। तो देखिएगा, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। संप्रेषण क्या है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल किए हैं, एक भी प्रश्न फालतू का नहीं है। तो संप्रेषण में देखिए, संप्रेषण की परिभाषा, संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाला अर्थपूर्ण संवाद है। क्या है दोस्तों, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले अर्थपूर्ण संवाद को ही संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं दोस्तों। अगला देखिए कि इसके लिए अति आवश्यक अवयव कौन कौन से हैं, या संप्रेषण के लिए कौन कौन से घटक जरूरी हैं। तो पहला हो जाता है वक्ता, अर्थात बोलने वाला जरूरी है, तभी आप संप्रेषण कर पाओगे। दूसरा, श्रोता, सुनने वाला व्यक्ति, एक से अधिक भी हो सकते हैं ये। तो दोस्तों, दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य ही संप्रेषण संभव है, एक अकेला संप्रेषण नहीं कर सकता। और इसका तीसरा अवयव है विषय वस्तु, जिस विषय पर बात की जा रही है वो भी होना संप्रेषण के लिए आवश्यक है। अदरवाइज किसी बिना टॉपिक के कोई संप्रेषण नहीं होता, बिना अर्थ का संप्रेषण होता है। अब संप्रेषण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत पड़ी कि संप्रेषण की, तो इसमें देखिए बहुत ही अच्छा से उत्तर लिखना है अपने को। इसका उत्तर देखिए कि न्यूनतम समय में अधिकतम कार्य करने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता पड़ी। पहला बिंदु यह है कि न्यूनतम समय, कम समय में हमें मैक्सिमम कार्य करने की क्षमता के लिए संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है। फिर विद्यालय प्रबंधन की सुव्यवस्था, विद्यालय मैनेजमेंट को सुव्यवस्थित रूप से कार्यविधि के लिए भी संप्रेषण की आवश्यकता रहती है, जैसे दिशा निर्देश देने हैं, अनुशासन की पालना करवाना है, अधिगम करवाना है, इसके लिए भी स्कूल में संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है। अगला बिंदु देखिए कि पारस्परिक सहयोग में वृद्धि के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। फिर चौथा बिंदु है प्रभावी नेतृत्व, लीडरशिप के लिए भी संप्रेषण की आवश्यकता रहती है। पांचवा है इसमें मनोबल में वृद्धि के लिए, मनोबल में आत्मिक वृद्धि के लिए भी, आत्मिक मनोबल बढ़ाने के लिए भी संप्रेषण आवश्यक है। अगला है समन्वय स्थापना के लिए, और इसके बाद है शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है संप्रेषण की आवश्यकता हुई पढ़ाने के लिए। अगला है व्यावसायिक विस्तार की प्रेरणा के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट या बिजनेस इंक्रीजमेंट के लिए भी संप्रेषण की आवश्यकता हुई, व्यावसायिक विस्तार की प्रेरणा के लिए। अगला बिंदु कार्य के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए भी संप्रेषण की आवश्यकता हुई। अगला बिंदु है कि सूचना व दिशा निर्देश के प्रसार के लिए, जैसे हम कोई सूचना देते हैं, कोई दिशा निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं,
इसके लिए हम संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। तो ये संप्रेषण की आवश्यकता क्यों पड़ी के प्रमुख बिंदु थे, इनको ज़रा गौर से देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। अगला इसी में बिंदु में बड़ा प्रश्न आएगा तो पूछा जा सकता है कि संप्रेषण का लाभ भी साथ साथ में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा संप्रेषण के लाभ इस प्रकार हैं दोस्तों। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये अच्छा सा कंटेंट मिल जाए। और आपसे फिर से विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट हैं जिसमें 10वें पेपर कंप्यूटर शिक्षण के लिए हैं, उसमें आपको ये 2 पूर्व वीडियो ज़रूर मिलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो पहले इकाई का है, उससे भी पहले एक वीडियो है जिसमें परिभाषाएं व शॉर्ट फॉर्म्स शामिल की गई हैं। बहुत अच्छा वीडियो है दोस्तों, बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि आपके कल सुबह 9 बजे से पेपर स्टार्ट जो हैं। तो देखिए संप्रेषण के लाभ। तो लिखित संप्रेषण में प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। लिखित संप्रेषण करते हैं उसमें प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के आमने सामने होने की आवश्यकता नहीं होती, ये इसका लाभ है। फिर लिखित संप्रेषण भविष्य के लिए भी उपलब्ध रहता है, प्रूफ के तौर पर प्रभावी होता है। और मौखिक संप्रेषण का लाभ है कि मौखिक संप्रेषण अति शीघ्र अनुपालना करवाने के लिए वे असरदायी होता है। अगला देखिए इसमें कि प्रभावशाली संप्रेषण होता है जो मनोबल में वृद्धि करता है। प्रभावशाली संप्रेषण मनोबल में वृद्धि करता है। 5वां पॉइंट देख लीजिए कि समन्वय संप्रेषण से कार्य की प्रगति का पता चलता है। तो ये हो गए संप्रेषण के लाभ अपने। अगला बिंदु देखिए कि संप्रेषण की सीमाएं क्या है, संप्रेषण निरर्थक या संप्रेषण गलत कब साबित होता है। दोस्तों संप्रेषण में कई बार मौखिक संप्रेषण का इस्तेमाल करते हैं तो श्रोताओं का ध्यान आकर्षण में कमी, श्रोता जब किसी विषय वस्तु जिसकी बात हो रही है उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो संप्रेषण निरर्थक हो जाता है, ये संप्रेषण का दोष है। अगला है आवश्यकता से अधिक संदेश की आवृत्ति, किसी भी चीज़ को बार बार दोहराना उस चीज़ का महत्व कम करता है। और अगला उचित वातावरण का ना होना, सही ढंग का माहौल नहीं होना। संप्रेषण के लिए उचित माहौल की भी ज़रूरत होती है, अगर उचित वातावरण व माहौल नहीं होगा तो संप्रेषण कुशल नहीं होगा, संप्रेषण सही ढंग से नहीं होगा। अगला है शारीरिक असुविधा, इसमें मौखिक वार्तालाप में शारीरिक असुविधा भी होती है। अगला है कि सीमित बोध, इसमें निश्चित विचार ही शामिल किए जा सकते हैं, सीमित हैं, लिमिटेड हैं। अगला देखिए अनुपयुक्त भाषा, संप्रेषण में जब तक उचित भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है तब तक वो संप्रेषण सार्थक नहीं होता, यूजफुल नहीं होता। तो ये अनुपयुक्त भाषा संप्रेषण की दोष के रूप में देखी जाती है। अगला है सहजता का अभाव, अगर संप्रेषण सहज नहीं हुआ तो वह सही नहीं होगा, ये भी एक संप्रेषण का दोष है। संप्रेषण के प्रकार देख लीजिए दोस्तों, एक शाब्दिक संप्रेषण होता है, एक अशाब्दिक संप्रेषण होता है। शाब्दिक में तो अपने लिखित और मौखिक दोनों संप्रेषण आ जाते हैं, जबकि अशाब्दिक में जो सांकेतिक संप्रेषण होता है उसको अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, हाथों आंखों से इशारे करके समझाया जाता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों इसमें तो अपने सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसको मैं उससे इन सभी प्रश्नों में भी महत्वपूर्ण स्थान दूंगा। शिक्षा में तकनीकी व शिक्षा की तकनीकी में क्या अंतर है, बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। ये प्रश्न बहुत बार ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में। तो देखिए इसका उत्तर कि शिक्षा में तकनीकी क्या होती है। शिक्षा के निर्देशन व अधिगम हेतु उपयोगी इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरणों का उपयोग करना शिक्षा में तकनीकी कहलाता है। ये एक हार्डवेयर तकनीकी है, इसकी उत्पत्ति भौतिक शिक्षा और इंजीनियरिंग शिक्षा के उपयोग से हुई है। इसका सीधा सीधा अर्थ इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट आधारित लर्निंग से है दोस्तों, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आधारित उपकरणों का प्रयोग करना शिक्षा में और शिक्षा को प्रभावी, रुचिकर, आनंददायक बनाने के लिए। तो ये हो जाता है आपके शिक्षा में तकनीकी। अब देखते हैं शिक्षा की तकनीकी क्या है। इसके अंतर्गत विभिन्न शिक्षण विधियाँ जैसे सूक्ष्म शिक्षण कौशल और शिक्षक का इकाई व्यवहार शामिल किया जाता है। इसकी उत्पत्ति व्यवहारिक विज्ञान और अभिप्रेरणा के उपयोग से हुई है। ये मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। शिक्षा की तकनीकी में सामान्यतः शिक्षण करवाने की विधियाँ और उनके प्रभाव आते हैं। तो शिक्षा में तकनीकी में तो हार्डवेयर अप्रोच आ जाती है और शिक्षा की तकनीकी में शिक्षण विद्या आ जाती है दोस्तों। ये बहुत ही ईजी है, लेकिन थोड़ा शाब्दिक गूढ़ है अर्थ इसमें, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। आपके लिए मैं सरल भाषा में समझाने का कोशिश करूँगा। शिक्षा में तकनीकी और शिक्षा की तकनीकी में अंतर पूछा जा सकता है दोस्तों, मोस्ट वैल्यूएड क्वेश्चन है।
तो इसका अंतर देख लेते हैं कि शिक्षा में तकनीकी और शिक्षा की तकनीकी में क्या अंतर है। पहला देख लीजिए, शिक्षा में तकनीकी से आशय तो है शिक्षा में सहायक इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से, जबकि शिक्षा की तकनीकी का आशय है शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विधियों से। अगला अंतर देखिए कि अगले अंतर में शिक्षा की तकनीकी की उत्पत्ति तो शिक्षा में भौतिक विज्ञान, फिजिक्स तथा इंजीनियरिंग शिक्षा के उपयोग से हुई है, जबकि शिक्षा की तकनीकी की उत्पत्ति व्यवहारिक विज्ञान की समस्याओं और अभिप्रेरणा के उपयोग से हुई है। अगला बिंदु देखिए कि शिक्षा में तकनीकी इसका मुख्य आधार इंजीनियरिंग के सिद्धांत हैं, जबकि शिक्षा की तकनीकी इसके मुख्य आधार मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं। अगला अंतर कि शिक्षा में तकनीकी में शिक्षण सामग्री के प्रभावी उपयोग से है, जबकि शिक्षा की तकनीकी का संबंध अधिगम के प्रभावी उपयोग से है। अगला अंतर, यह शिक्षक तथा छात्र को द्रुत गति से शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है। कौन? शिक्षा में तकनीकी। और शिक्षा की तकनीकी में प्रमुख स्थान शिक्षक का होता है, प्रमुख भूमिका शिक्षक की होती है। शिक्षक के इर्द गिर्द शिक्षा का चक्र चलता रहता है। छठा अंतर का शिक्षा में तकनीकी पर शिक्षक द्वारा निर्देशित सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यार्थी स्वयं सीख सकता है, जबकि शिक्षा की तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया विद्यार्थी और शिक्षक के व्यवहार पर ही आधारित होती है। जबकि सातवां अंतर देखिए कि शिक्षा में तकनीकी में समय, स्थान और शिक्षण सोपानों में अधिक परिवर्तन संभव नहीं होता है, जबकि शिक्षा की तकनीकी में विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार पुनर्संगठित किया जा सकता है विधियों के आधार पर। अर्थात तुलनात्मक रूप से शिक्षा में तकनीकी की बजाय शिक्षा की तकनीकी क्या है दोस्तों, लचीली है। इसमें कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे तरह से शिक्षा में तकनीकी और शिक्षा की तकनीकी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 5E मॉडल क्या है देखते हैं। 5E मॉडल एक तरह की शिक्षण विधि है कही जाए तो। 5E मॉडल को देखिए। 5E मॉडल अधिगम के रचनात्मक उपागम पर आधारित एक आनंददायक शिक्षण विधि है, जिनमें 5E का अर्थ कुछ इस प्रकार है। पहले ई का एंगेज अर्थात विद्यार्थियों को व्यस्त रखना, बिजी रखना। दूसरे ई का है एक्सप्लोर अर्थात अन्वेषण करना। तीसरे का है एक्सप्लेन यानी किसी विषय वस्तु जो अध्ययन करवाई जा रही है उसका वर्णन करना। चौथा ई इलेबोरेशन यानी विस्तारीकरण, विषय वस्तु का विस्तार करना। पांचवा और आखिरी लास्ट ई का अर्थ होता है इवैल्यूशन यानी मूल्यांकन, जो पढ़ाया जा रहा है उसका इवैल्यूशन करना, मूल्यांकन करना। यह है आपके शिक्षण अधिगम की 5E मॉडल पद्धति। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है ह्यूरिस्टिक शिक्षण विधि। ह्यूरिस्टिक शिक्षण विधि क्या है इसको विस्तार से समझेंगे। दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एनजे मोटिव्स को, और उसकी प्लेलिस्ट पर जाकर जो ICT से रिलेटेड 2 पहले वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं उनको पूरा देखें, तभी आपको इस वीडियो का भी लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए ह्यूरिस्टिक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खोज करना। क्या होता है दोस्तों? अर्थ होता है ह्यूरिस्टिक शब्द का कि खोज करना। यह विधि क्या है, किस प्रकार कार्य करती है, उदाहरण द्वारा भी समझाएंगे आपको। यह विधि बाल केंद्रित विधि है। इसमें विद्यार्थी एक खोजकर्ता के रूप में कार्य करता है। विद्यार्थी खुद स्वयं निरीक्षण व प्रयोग करके खोज करके सीखता है। इस विधि में कक्षा के समक्ष शिक्षक कोई भी समस्या दे देता है, जिसमें सभी विद्यार्थियों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे विभिन्न स्रोतों से समस्या की पहचान करें, समस्या को आइडेंटिफाई करें, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। अगला कि इस विधि में शिक्षक की क्या भूमिका है, क्या रोल है टीचर का ह्यूरिस्टिक विधि में। तो देखिएगा, शिक्षक को ज्ञान का भंडार होना आवश्यक है। शिक्षक इसमें ज्ञान का भंडार होगा तभी इस विधि का उपयोग कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता, ताकि वे विद्यार्थियों को संदर्भ और संबंधित उपकरण उपलब्ध करवा सके। दूसरा शिक्षक की भूमिका के रूप में बिंदु है, शिक्षण यहाँ पर एक निर्देशक की भांति कार्य करता है। शिक्षक यहाँ पर केवल निर्देशक और सहायक की भूमिका में होगा। अगला है कि शिक्षक यहाँ पर कार्य में सहयोगी और विद्यार्थी का मित्र ही होता है। चौथा, शिक्षक की भूमिका कि विद्यार्थी अगर कोई गलत रास्ते पर चल रहा है, किसी सवाल का गलत उत्तर देने की
देने के चांस हैं। अगर वो गलत उत्तर देता भी है तो शिक्षक को गुस्सा करने की बजाय उसको सही रास्ता दिखाना चाहिए, सही विधि बतानी चाहिए, उत्तर सही देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला शिक्षक की भूमिका के रूप में है कि शिक्षक को शिक्षा में स्वतंत्र वातावरण ढूंढना तथा विद्यार्थियों की उम्र, क्षमता और रुचि के आधार पर ही समस्या का चयन करना चाहिए। जब शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष समस्या रखता है तो वो समस्या विद्यार्थियों की उम्र के और उनकी रुचि के हिसाब से होनी चाहिए। ये तो थी शिक्षक की भूमिका ह्यूरिस्टिक विधि में। अब ह्यूरिस्टिक विधि के कुछ लाभ हैं, उनका अध्ययन करते हैं। लाभ में देखते हैं कि इससे विद्यार्थी में वैज्ञानिक और समालोचक दृष्टिकोण विकसित होता है। साइंटिफिक सोच, आइडेंटिटी, समालोचक, क्रिटिसिज्म आदि का दृष्टिकोण विकसित होता है। अगला लाभ है कि इसमें विद्यार्थी आत्मनिर्भर होकर स्वयं में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस करता है। सेल्फ डिपेंडेबल होकर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। शिक्षक और विद्यार्थी में घनिष्ठता बढ़ने से कार्य शीघ्र संपन्न होता है। हमने इसमें शिक्षक की भूमिका में पढ़ा कि विद्यार्थी शिक्षक मित्र की भूमिका में होते हैं। तो इसमें इसका हमें लाभ होता है कि शिक्षक और विद्यार्थी में घनिष्ठता बढ़ने से कार्य शीघ्र संपन्न होते हैं। बालकों का शिक्षक के प्रति ऐसा रवैया हो जाता है कि वो कोई भी प्रश्न पूछने से झिझकते नहीं, मित्र रूप में होने पर। इस विधि से विद्यार्थी को शिक्षा के अधिगम सिद्धांत स्वतः ही समझ में आ जाते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि में विद्यार्थियों को शिक्षा के जो अधिगम के लर्निंग के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो स्वतः ही समझ में आ जाते हैं। अब इस विधि के कुछ इतने लाभ हैं तो कुछ दोष भी होंगे। तो इस प्रकार दोष हैं कि शिक्षण विधि बहुत धीमी गति से चलती है, क्योंकि इस पर बालक स्वयं खोज करता है, तो खोज हमेशा विशिष्ट होती है, तो वो धीमी गति से चलेगी। अगला है कि यह आर्थिक रूप से खर्चीली विधि होती है। और इसके तीसरे बिंदु दोष के रूप में है कि इस विधि पर विशेषज्ञ शिक्षक व प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही कार्य कर सकते हैं। अगर शिक्षक ज्ञान का भंडार नहीं है या विद्यार्थियों की उचित कौशल विकसित नहीं है तो ये विधि सही साबित नहीं होगी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निगमन विधि। वेरी इंपॉर्टेंट है आगमन और निगमन विधि, जिसमें हम आगमन विधि का अध्ययन नहीं करेंगे दोस्तों, लेकिन निगमन विधि देखिएगा। इसी के आधार पर आपके लिए मैं साथ साथ आगमन विधि को भी स्पष्ट करता चलूँगा। दोस्तों, निगमन विधि यह विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, जबकि आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसमें दूसरा मार्ग है कि यह सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है, जबकि आगमन विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। यह विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत है, यह भी आप ध्यान दीजिएगा ताकि आपको आसानी हो समझने में। इस विधि में शिक्षक विभिन्न सूत्रों से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। शिक्षक क्या करते हैं, पहले सूत्र प्रस्तुत करते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, उनके माध्यम से उनको हल करना बताते हैं, फिर विद्यार्थी हल करते हैं और अच्छे से समझते हैं और उस सूत्र की परिपक्वता से जांच करते। देखिएगा इसमें क्या है। उदाहरण के लिए शिक्षक गणित के सूत्रों को श्यामपट्ट पर लिखता है और सूत्रों को अच्छी तरह से समझा देता है। इसके पश्चात शिक्षक इन सूत्रों की सहायता से समस्या को सुलझाता है। अब इसके पश्चात विद्यार्थी को कुछ और सवाल इससे संबंधित दिए जाते हैं। विद्यार्थी इन सवालों को हल करते हुए विभिन्न सूत्रों को याद करके प्रश्न हल करने का कौशल विकसित कर लेता है। जबकि आगमन में क्या होता है, आगमन में पहले कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, उन प्रश्नों में समानता ढूंढकर बालक एक उचित निष्कर्ष तक पहुंचकर सूत्र का निर्माण करता है। जबकि निगमन में सूत्र पहले दिया जाता है, जबकि आगमन में उदाहरण पहले दिए जाते हैं। आगमन में हम जिन निष्कर्ष पर पहुंचते हैं उनसे सूत्रों का निर्माण होता है, जबकि निगमन में हम सूत्रों की पहचान करते हैं, सूत्रों की सत्यता जांचते हैं। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो निगमन विधि के कुछ लाभ हैं, देखिएगा कि इस विधि को जब हम आगमन विधि से जोड़कर देखते हैं तो ये विधि एक अपने आप में संपूर्णता लिए हुए हैं। यह विधि छोटी और समय की बचत करने वाली है। इसमें हम बच्चों को सीधे से सूत्र बता देते हैं और वह सूत्र को याद करके समस्या हल कर लेते हैं, तो इसमें समय की बचत होती है। इस विधि से बालक की स्मरण शक्ति बढ़ती है, तेज होती है। सूत्र याद करता है तो स्मरण करने की शक्ति बढ़ती है। और चौथा, इस विधि से समस्या समाधान करने की गति, स्पीड बढ़ जाती है बालक की।
अगला देखिए कि निगमन विधि के कुछ दोष हैं। अब इसके गुण हैं तो इसके दोष भी हैं, आगमन के विरोध में हैं। तो इसका प्रमुख दोष ये है कि नए विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए ये विधि कठिन होती है। और दूसरा है नियम अथवा सूत्र को याद करना ही पड़ता है, अन्यथा इस विधि में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए इस विधि को बौद्धिक विकास नहीं हो पाता। इस विधि में बालक सृजनात्मकता व खोजी प्रवृत्ति को नहीं रख पाता है और इसमें सिर्फ सूत्र याद करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। तीसरा बिंदु दोष के रूप में ये अस्थायी है, क्योंकि इसमें नियम अथवा सूत्र को याद करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। विद्यार्थी रटने की प्रवृत्ति के आदी हो जाते हैं। सूत्र रटकर वो रटने की प्रवृत्ति के आदी हो जाते हैं और सृजनशीलता और खोजी प्रवृत्ति जैसी बड़ी महान प्रवृत्तियों से वो दूर चला जाता है। इस प्रकार ये इसके कुछ दोष भी थे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। हमने पूरी मेहनत करी है आपके लिए। तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं दावा करता हूँ कि आपके इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे और उनका आप अच्छे से उत्तर देकर आओगे। और जब हम पेपर का वीडियो बनाएंगे तो आप बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कहोगे कि हाँ, हमारे इन वीडियो में से प्रश्न आए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो जो कि हम एग्ज़ाम से पहले इसके संपूर्ण वीडियो डालने का कोशिश करेगा तो आपको प्राप्त हो नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि इससे पहले भी हमने 2 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, जिनमें से दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन पहला वीडियो वेरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनमें परिभाषाओं और शॉर्टकट का समावेश किया गया है। तो उन वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इसको भी पूरा देखा होगा तभी आप यहाँ तक पहुँचे होंगे। इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, आभार और हार्दिक अभिनंदन। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।